हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बायो एथिक्स के बारे में मेनली। तो ये पूरा जो टॉपिक है इसमें 3 पॉइंट कवर होते हैं, बायो एथिक्स, बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट। ठीक है, ये वन बाय वन हम तीनों ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं बायो एथिक्स के बारे में। अब एथिक्स क्या होते हैं? तो एथिक्स हम देखते हैं किसी भी इंसान के जो मॉरल्स होते हैं या जो जिन वैल्यूज़ को वो फॉलो करता है उसे हम एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, हर पर्टिकुलर जो ह्यूमन बीइंग है वो कुछ वैल्यूज़ को फॉलो करता है। ठीक है, उसके उसके लाइफ में उसकी कुछ वैल्यूज़ होते हैं जिनको वो फॉलो करता है, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, उन्हीं को हम जनरली एथिक्स बोलते हैं। ठीक है, और एथिक्स जो है वो हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, जो चीज़ मेरे लिए सही है वो चीज़ हो सकता है आपके लिए गलत हो। ठीक है, जो चीज़ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए सही है हो सकता है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए गलत हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे किसी इंसान के लिए नॉनवेज खाना बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात होती है और उसके लिए वो एथिकल है, उसके लिए उसका उसका प्रिंसिपल, उसका जो भी उसका हम देखते हैं कि उसका डेली लाइफस्टाइल या उसका माइंडसेट उसको अलाउ करता है उन चीज़ों के लिए। ठीक है, वही एक दूसरा इंसान होता है जो कि वेजिटेरियन होता है और वो सोचता है कि भाई नॉनवेज खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ और नॉट गुड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। ठीक है, तो वो अपने लिए उस वैल्यू को लेके चलता है। ठीक है, तो हर इंसान के लिए अपने अपने एथिक्स या वैल्यूज़ जो है वो वैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बायो एथिक्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको एथिक्स के बारे में डेफिनेशन दी गई है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हमको थ्योरी में जो डिस्कशन किया गया है। देखो, एथिक्स क्या है? एथिक्स डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू सोशली एक्सेप्टेबल एंड मॉरल ड्यूटी। ठीक है, कंडक्ट एंड जजमेंट। तो यहाँ पे बोला है कि एथिक्स जनरली हम देखते हैं कि सोशली एक्सेप्टेबल मॉरल ड्यूटी होती है। मॉरल ड्यूटी यानी जो भी हमारे डेली वर्क होते हैं वो हमें किस तरीके से करने चाहिए। ठीक है, सोसाइटी हमें किन चीज़ों के लिए अलाउ करती है और किन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करती, तो ये सारी चीज़ें एथिक्स में आती है। दूसरी, कंडक्ट एंड जजमेंट, वो चीज़ आप किस तरीके से करते हो, उसको आप किस तरीके से जज करते हैं, वो आपके लिए सही है या गलत है वो आप खुद डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपके लिए वो सही है, एक चोर के लिए चोरी करना एथिकल है, वहीं पे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए चोरी करना हम देखते हैं अनएथिकल है। ठीक है, तो हर एक के एथिक्स जो है वो उसको उसके लाइफ में क्या क्या उसके एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस बेसिस पे वो अपने एथिक्स को डिसाइड करता है और आगे आने वाले टाइम में उन्हीं एथिक्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो एथिक्स क्या है? सोशली एक्सेप्टेबल मॉरल ड्यूटी, जो कि सारी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है बेसिकली, एंड कंडक्ट एंड जजमेंट, कि वो किस तरीके से किया जाए और उसका क्या जजमेंट होना चाहिए लाइफ में। ठीक है, उस बेसिस पे हम एथिक्स को जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, अदर वर्ड, सिंपल वर्ड में अगर एथिक्स को समझा जाए तो इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ अ कम्युनिटी बाय सम सेट ऑफ द स्टैंडर्ड। तो कम्युनिटी यानी जो बहुत सारे लोगों की एक कम्युनिटी होती है, तो वो क्या करती है, कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमें इसी तरीके की लाइफस्टाइल जीनी है, हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है, हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। जैसे हमारी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी हमको क्या बोलती है कि चोरी करना इज़ अ अनएथिकल थिंग, बैड थिंग। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का जजमेंट सोसाइटी ने हमें दिया है, जिस जजमेंट के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि व्हाट आर द एथिकल थिंग्स एंड व्हाट आर द नॉन एथिकल थिंग्स। ठीक है, या अनएथिकल थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे थ्योरी में दिया गया है, बायो एथिक्स हेल्प्स टू रेगुलेट। अब बायो एथिक्स के बारे में बात हो रही है। एथिक्स के बारे में तो हमने जान लिया, हर इंसान का एथिक्स जो है वो अलग अलग हो सकता है। ये जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें यही लिखा है कि कल्चरल कॉन्सेप्ट और ट्रेडिशंस के हिसाब से अलग अलग इंसान के, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग एथिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब बायो एथिक्स की बात करते हैं। बायोएथिक्स क्या है? इट हेल्प्स टू स्टडी मॉरल विजन, डिसीजन एंड पॉलिसीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल फिनोमिना और इवेंट्स। तो हम देखते हैं कि आज के ज़माने में बहुत सारी बायोलॉजिकल स्टडीज़ हो रही है, बहुत सारी रिसर्चेस हो रही है। ठीक है, इन रिसर्चेस में क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी को अलाउ, मतलब क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी अलाउ करती है, क्या चीज़ें हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती। तो हम जब बायोलॉजिकल रिसर्चेस कर रहे होते हैं, हम बायोलॉजिकल इवेंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं या हम उनको समझ रहे होते हैं, तो ऐसे टाइम पे किन चीज़ों में हमें अपनी टांग अड़ानी चाहिए और किन चीज़ों में नहीं अड़ानी चाहिए, यानी किन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, यही एथिक्स, बायो एथिक्स में हमको पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि आज जेनेटिक इंजीनियरिंग हो रही है, मतलब हम जीन्स में चेंज ला रहे हैं। ठीक है, हम नए नए वैरायटी के प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिकली हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बेसिकली हम नेचुरल थिंग्स को आर्टिफिशियल थिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो यही चीज़ बायो एथिक्स में आती है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्या ये सही है नेचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए, या हम कुछ एक गलत
कदम उठाने जा रहे हैं जो कि हमारे ह्यूमन सोसाइटी को आगे जाके नष्ट कर देगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हमें एथिक्स यानी बायो एथिक्स में स्टडी करनी है, ठीक है। बायो एथिक्स हमने बोला क्या है, इट हेल्प्स टू स्टडी द मॉरल विजन। मॉरल विजन यानी हमको आगे की सोच के चलना है। मॉरल विजन, डिसीजन एंड पॉलिसीज की हम क्या डिसीजन लेते हैं एक पर्टिकुलर रिसर्च पे, ठीक है, पर्टिकुलर बायोलॉजिकल इवेंट्स पे, ठीक है, एंड पॉलिसीज, उस पर क्या पॉलिसीज बनाते हैं कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, किस तरीके से उसको करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल फिनोमिना या इवेंट्स, ठीक है। तो कोई भी हम जो बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं या बायोलॉजिकल थिंग्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से हमें उसे कैरी आउट करना चाहिए, वो सारा बायोएथिक्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे कि बायोएथिक्स किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट अपना पावर शो करता है या बायोएथिक्स सबसे ज़्यादा किन चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। बायोएथिक्स हमें किन चीज़ों के, जब हम किन चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो कब हमें बायोएथिक्स का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी क्या, नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ आर्टिफिशियल प्रोसेस। हमने देखा इन विट्रो का मतलब हम लैब में स्पर्म को कलेक्ट करते हैं, लैब में ओवम को कलेक्ट करते हैं, दोनों को फ्यूज़ करवा के एक बेबी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम नेचुरल प्रोसेस को थोड़ा सा आर्टिफिशियल वे में परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है। ऐसे आप, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी गुड न्यूज़, उसमें बायो एथिक्स का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि स्पर्म्स जो है वो मिसप्लेस हो जाते हैं, 2 पर्सन के स्पर्म्स मिसप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। पर्सन ए का स्पर्म पर्सन ए की वाइफ में जाना चाहिए था, पर्सन बी का स्पर्म पर्सन बी के वाइफ के अंदर यानी ओवम के साथ फर्टिलाइज करना चाहिए था, बट यहाँ पे उल्टा हो जाता है, पर्सन ए का स्पर्म पर्सन बी की वाइफ के साथ फर्टिलाइज करता है, पर्सन बी का स्पर्म जो है पर्सन ए के वाइफ के साथ फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो वो जो है वो अनएथिकल हो गया। अनएथिकल यानी यहाँ पे लोगों ने अपनी सहमति नहीं दी थी इस काम के लिए, ठीक है। तो उसके बावजूद वो गलत काम जब हो जाता है तो उसको अनएथिकल इशू हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल डेली लाइफ में, मूवी में हमको मिलता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम देखते हैं कि बायोएथिक्स काम करते हैं। स्पर्म बैंक में जब आप स्पर्म डोनेट कर रहे हो तो वो स्पर्म आपकी मर्जी से लिया जा रहा है या मर्जी के बिना लिया जा रहा है, ठीक है। कहाँ यूज़ हो रहा है, किस तरीके से यूज़ हो रहा है, तो वो भी हम देखते हैं बायो एथिक्स में इंक्लूड होता है। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के बारे में हम बात करते हैं कि जीन को रिप्लेस किया जाता है। अब यहाँ पे हम सीधा सीधा जेनेटिक लेवल पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम देखते हैं कि ये बायो एथिक्स में, ये यहाँ पे भी बायो एथिक्स डील कर सकता है, ठीक है। क्लोनिंग, हम एक ही टाइप के बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट, वेराइटी ऑफ एनिमल बना सकते हैं। अब वेराइटी ऑफ प्लांट बनाना तो इतना हम बोल सकते हैं अनएथिकल नहीं है, बट जब एक ही एनिमल के बहुत सारे क्लोन बनाए जाते हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अनएथिकल थिंग, ठीक है, क्योंकि हम एक ही एनिमल की कॉपीज बना रहे हैं एंड दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नेचर, ये नेचर के खिलाफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जीन मैनिपुलेशन, जीन्स में चेंज करवाना, जीन्स के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है। तो जब हम जीन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं मतलब हम नेचर की जो नेचुरल कंसिस्टेंसी है जीन की उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम जीन्स में चेंज ला रहे हैं मतलब हम एनिमल्स के कैरेक्टर में चेंज ला रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में हो सकता है हम ह्यूमंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए, ठीक है, लेकिन हमारे पास वो डाइवर्सिटी, वो एनिमल की पॉपुलेशन ना रहे जो नेचुरली हुआ करती थी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज हमने इतने ज़्यादा जेनेटिक मैनिपुलेशन कर लिए होंगे कि हमारी नेचुरल पॉपुलेशन बहुत ही पहले एक्सटिंक्ट हो गई होगी और हमारे पास अब सब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही बचे होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम जीन के साथ छेड़छाड़ करना भी हमारे लिए हम बोल सकते हैं इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। इसके अलावा यूथनेशिया, ठीक है। यूथनेशिया का मतलब होता है कि एक पर्सन को हम बोल सकते हैं हम एक पर्सन को इंटेंशनली डेथ देते हैं, ठीक है, मतलब उसको इंटेंशनली उसकी डेथ कॉज करवाते हैं हम, ठीक है। अब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है किसी बीमारी से, किसी पेन से, किसी पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर थिंग से, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा उसकी सफरिंग है और हमें पता है कि वो जैसे कोई पर्सन ब्रेन डेड हो जाता है या कोई पर्सन कॉमा में चले जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो फैमिली है उसकी सफरिंग को कम करने के लिए या उसके पेन को कम करने के लिए उसका जो भी है तो उसकी लाइफ को वहीं पे एंड कर देती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं यूथनेशिया, ठीक है, मेडिकल टर्म में। यूथनेशिया यानी इंटेंशनली डेथ कॉज की जाती है एक पर्टिकुलर पर्सन की, ठीक है, ड्यू टू फॉर रिलीविंग हिम फ्रॉम द पेन, उसको पेन से रिलीव करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा डेथ की बात हम करते हैं तो डेथ में भी हम देखते हैं कि एथिक्स काम करते हैं। अब बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं तो हम डेफिनेटली बोलते हैं कि यार इसने ये ठीक नहीं किया है, दैट इज इट इज़ अनएथिकल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेनिंग दोज हु आर इन कॉमाटोज स्टेट। तो ऐसे लोग जो कॉमा स्टेट में हैं उनको मेंटेन करना भी एथिकल और अनएथिकल का एक इशू यहाँ पे भी क्रिएट होता है कि एक पर्सन जो है वो कॉमा में है, उसकी फैमिली फाइनेंशियली बोल सकते हैं फाइनेंशियली इतनी कैपेबल नहीं है कि उसको
आगे कंटिन्यू कर सके, उसका कोमेटोज स्टेट में उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सके, मेडिकल कंडीशंस प्रोवाइड करा सके। तो ऐसे कंडीशन में ये हम बोल सकते हैं कि उसको एक यूथेनेशिया दिया जाता है, उसको डेथ कॉज करवाया जाता है उसका इंटेंशनली, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ लोग जो है उसकी सफरिंग को कम करने के लिए उसकी डेथ कॉज करवाते हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग डिबेट कर सकते हैं कि यार ये तो एथिकल है या अनएथिकल है। कुछ बोलेंगे सही है क्योंकि उसकी सफरिंग को रिलीव करवा दिया हो गया, उसकी फैमिली को फ्री कर दिया गया, नहीं तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ में अटके रह जाते सारे के सारे लोग, ठीक है। बट कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार, वो अभी ज़िंदा था, वो अभी ज़िंदगी जी रहा था, उसका हार्ट बीट हो रहा था और उसके बाद भी तुम उसको मार रहे हो, तो इट इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो किसी के लिए ये अनएथिकल होता है। तो यहाँ पे भी एथिकल अनएथिकल थिंग्स जो है वो वर्क करता है, ठीक है। इसके अलावा प्री नेटल जेनेटिक सिलेक्शन, प्री नेटल जेनेटिक सिलेक्शन का मतलब डिज़ाइनर बेबी फॉर्म करवाना। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एक जो स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं, उन स्पर्म के और ओवम के जीन्स में चेंज लाना, ठीक है। और जीन्स में चेंज लाना यानी आने वाला बेबी जो है उसमें वैसे जीन इंट्रोड्यूस करना जो जीन्स हमें चाहिए। तो डिज़ाइनर बेबी का प्रोडक्शन वो भी एक अनएथिकल इशू है। तो ये सारे के सारे बायो एथिक्स में आते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, उनके जेनेटिक्स या उनके बॉडी कैरेक्टर से रिलेटेड है। इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो बायो एथिक्स में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं the era of biotechnology has brought a wide spectrum on the new topics like cloning, transgenic therapy, ठीक है, ट्रांसजेनिक जीन थेरेपी, यूजेनिक्स एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये सारे जो अभी हम देखते हैं जहाँ पे जेनेटिक मैनिपुलेशन कराया जाता है, जैसे क्लोनिंग में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बाद ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन, उसके अलावा हम देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तो ये सारी जो ब्रांचेस है यहाँ पे हम डीएनए के साथ छेड़छाड़ करते हैं। बेसिकली हम नेचुरल मेथड्स को क्या कर रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना को क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई नेचुरली चीज़ें सही नहीं हो रही है और हम उसको सही करेंगे। तो हम वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, बेसिकली हम खुद को ज़्यादा ग्रेट समझ रहे हैं। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि ये सारे बायो एथिक्स में आते हैं। बायो एथिक्स यानी क्या चीज़ें हमको अलाउड है, ठीक है, नेचर के साथ कितना हम छेड़छाड़ कर सकते हैं और कितना नहीं, यही हमको बायो एथिक्स में पढ़ना है। बेसिक कंसेप्ट अपने माइंड में रखो कि कितना हम नेचर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। हम सारी लिमिट, सारी हदें पार नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज ये हमें ही लॉस करेगा, हमें ही नुकसानमंद रहेगा। तो इसीलिए कुछ ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जो बायो एथिक्स के इन फिनोमिना के प्रिंसिपल्स रखती है और सारी जो रिसर्चेस होती है उनके ऊपर रेगुलेशन रखती है कि कौन सा जो इंडस्ट्री है या कौन सी पर्टिकुलर संस्था या कौन सी पर्टिकुलर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन बायो एथिक्स को जो है फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बायो एथिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे वही दी है कि एथिकल जो है वो हर इंसान के लिए अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। और यहाँ पे एनिमल्स के बारे में दिया है कि अगर हम एनिमल्स का यूज़, जैसे ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एनिमल्स का यूज़ करते हैं, तो उसमें एनिमल्स को ग्रेट सफरिंग कॉज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र वो एनिमल करता है, ठीक है। हम उसमें जीन्स का ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें कैंसर डेवलप करते हैं, उसमें अलग अलग तरीके के ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप करते हैं। तो बेसिकली वो जो एनिमल है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनोसिस के कारण, ठीक है। तो वही सारे चीज़ें दी है कि ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, एनिमल डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है, हेल्थ को, एनिमल के हेल्थ को और बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है ये बेसिकली, ठीक है। तो जो बायो एथिक्स है वो बोलता है कि एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं अपने रिसर्च के लिए, बट इतना भी ज़्यादा एनिमल्स का यूज़ नहीं होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट हो, ठीक है, जीन फ्लो को अफेक्ट हो। जीन फ्लो यानी एक पर्टिकुलर एनिमल की पॉपुलेशन में कितना जीन्स, कितने अमाउंट में जीन्स है, ठीक है, वो सारे जेनेटिक पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं उसको अफेक्ट ना हो, ठीक है। उसके अलावा हेल्थ को अफेक्ट ना हो एनिमल्स के। तो ये सारी चीज़ें भी बायोएथिक्स में इंक्लूड होती है। रिसर्च आप कर रहे हो, इट इज़ ओके, बट that does not mean that you will affect the biodiversity of the environment, you will affect the environment and you will affect the whole इकोसिस्टम। तो ये सरासर गलत चीज़ है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि बायो एथिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो साइंटिस्ट को ये बताता है कि किस तरीके से रिसर्चेस करनी है और किन रूल्स का, किन रेगुलेशंस का, किन प्रिंसिपल्स का फॉलो करना है, ठीक है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, ताकि आगे आने वाले टाइम पे अच्छी अच्छी रिसर्चेस जो है वो ह्यूमन के लिए फ़ायदेमंद भी हो और उसी तरीके से जो है एक एथिकल भी हो, सारी चीज़ें जो है एथिकल भी हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन बायोएथिकल कंसर्न अफेक्टिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल स्पीयर्स। तो बायोएथिकल में हम देखते हैं बायोएथिक्स जो है वो अलग अलग तरीके से नेचर को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है बायोएथिक्स में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट हम प्रोड्यूस करते हैं जो कि नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को यानी इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे बीटी कॉटन एक क्रॉप हमने पढ़ा था, ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसमें बैसिलस थुरिनजेनेसिस का जीन डाला जाता है कॉटन में, ठीक है।
तो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप हो गया एक। तो ऐसे जो ट्रांसजेनिक क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं वो कभी कभी नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को भी किल करते हैं। जैसे टारगेट ऑर्गेनिज्म तो हो गया भाई एक कैटरपिलर, एक इंसेक्ट जिसको मारना है। नॉन टारगेट का मतलब जिसको नहीं मारना था, जो ऑर्गेनिज्म को हमें खत्म नहीं करना था, वो भी कभी कभी इन प्लांट्स एनिमल्स के कारण खत्म होता है। ठीक है, जीन फ्लो को ये अफेक्ट करता है। जीन फ्लो हमने बोला एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जो जीन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, अनदर जनरेशन टू अनदर। कभी कभी बाहर का कोई एनिमल एक पॉपुलेशन में एंटर कर जाता है तो उसको जीन फ्लो बोलते हैं। जीन फ्लो का मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊँ तो जैसे हम बोल रहे हैं कि एक पॉपुलेशन है एनिमल्स की, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन एनिमल्स में जीन है, यहाँ पे भी मान लो ब्राउन आई कलर का जीन है, यहाँ पे भी ब्राउन आई कलर का जीन है, यहाँ पे ब्लैक आई कलर का जीन है, यहाँ पे ब्लैक आई कलर का जीन है। अब ये हो गई एक पॉपुलेशन, ठीक है, और ये यही दो कैरेक्टर अपने अगली जनरेशन में भेजेंगे, ब्राउन आई कलर और ब्लैक आई कलर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीन फ्लो इस पॉपुलेशन का। लेकिन अगर यहाँ से कोई एक बाहर से कोई एक एनिमल या प्लांट जो भी है पॉपुलेशन में एंटर कर जाता है और उसका आई कलर ब्लू है, ब्लू, ठीक है, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक के अलावा ब्लू, तो ये भी एक जीन फ्लो का तरीका है। मतलब बाहर के पॉपुलेशन से कोई और जगह से एक एनिमल इस पॉपुलेशन में आ गया और इसने ब्लू आई कलर लेके भी आ गया, तो ये भी एक तरीके का जीन फ्लो है। ठीक है, तो जीन फ्लो का मतलब जीन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज जीन फ्लो। ठीक है, तो जीन फ्लो भी अफेक्ट होता है क्योंकि हम भाई जेनेटिक्स में चेंज कर रहे हैं ना, हम बार बार जीन्स में चेंज कर रहे हैं, तो जीन्स फ्लो तो अफेक्ट होगा ही। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे 2 मिनट, नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस की, यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 मिनट ऊपर जाना पड़ेगा आई थिंक हमको, हाँ। तो हम बोल रहे हैं इफेक्ट होता है नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट क्रॉप की हमने बात की। दूसरा जीन फ्लो पे अफेक्ट होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स का लॉस होता है, मतलब क्योंकि जीन्स यहाँ पे जीन्स अफेक्ट हो रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी भी धीरे धीरे अफेक्ट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा मॉडिफिकेशन प्रोसेस इटसेल्फ इज डिसरप्टिंग द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ द बायोलॉजिकल एंटिटीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट दिया है कि जो मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस हो रहे हैं, बार बार हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नेचुरल एंटिटी यानी नेचुरल प्रोसेसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम इतना ज़्यादा अगर ट्रांसजेनेसिस करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसजेनिक प्लांट ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करेंगे तो जो नेचुरली अवेलेबल हुआ करते थे वो तो अवेलेबल हो गए ही नहीं, आने वाले टाइम में वो दिखेंगे ही नहीं, तो नेचुरल प्रोसेसेस अफेक्ट होगी। ठीक है, तो ये भी बायोएथिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है। ठीक है, बायोएथिक्स आप बोल सकते हो पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा आपको पेपर में पूछेगा नहीं, 1 मार्क या 2 मार्क का हार्डली क्वेश्चन आता है। ठीक है, स्टेट बोर्ड की बुक में बायोएथिक्स पे हार्डली 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा बायोएथिक्स पे नहीं पूछा जाता। ठीक है, एमएसटी सीटी में हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए, जैसे कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो इफेक्ट ऑफ अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो तो डेफिनेशन था, और उसके अलावा बायोएथिक्स किन किन चीज़ों के साथ डील करता है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन थेरेपी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, उन सारी चीज़ों के साथ बायोएथिक्स डील करता है, ये सब हमने पढ़ा, बायोएथिक्स क्या होता है ये सब हमने पढ़ा। अभी हम बात करेंगे कि बायोएथिक्स के या हम बात करेंगे कि जो हम ये सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, तो ये सारे जो रिसर्चेस हम करते जा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है, मतलब नेचर के साथ जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके क्या इफेक्ट होते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, तो वही सारी चीज़ें हम देखने वाले। देखो, तो इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ कर रहे हैं उनके क्या बैड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट हमको एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहे हैं, या गुड एंड बैड इफेक्ट दोनों ही हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे बोला है कि इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट आर पर्टिकुलर कंसर्न विद रिगार्ड टू जीएमओ क्रॉप यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्रॉप एंड फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल, उनकी वजह से क्या यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लांट्स, तो ये पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब पेस्ट के लिए रेजिस्ट होते हैं ये प्लांट, इंसेक्ट के लिए रेजिस्ट होते हैं, हर्बिसाइड्स के लिए रेजिस्ट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक प्लांट आप जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हो और वो इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, मतलब उस पर वो इंसेक्ट ग्रो नहीं करेगा, उस पर वो पेस्ट ग्रो नहीं करेगा। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, हर्बिसाइड क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स यानी हम देखते हैं कि वो केमिकल्स जो हम स्प्रे करते हैं ऑन द एग्रीकल्चरल लैंड, जिससे कि हर्ब्स जो है छोटे छोटे जो झाड़ झुड़ूप होते हैं वो मर जाते हैं और जो मेन हमें प्लांट ग्रो करना है वो जिंदा रहता है। ठीक है, तो हर्बिसाइड को रेजिस्ट करने वाले प्लांट भी हम ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हम खुला केमिकल यूज़ करते जाएंगे रोज़,
ठीक है, बहुत सारा केमिकल हम छिड़कते जाएंगे रोज़ डेली सॉइल में, और हमारे ट्रांसजेनिक क्रॉप है तो हमारे वो क्रॉप तो अफेक्ट नहीं होने वाले, जो फालतू के पेड़ है वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये तो एक फ़ायदे की बात आपको लग रही होगी, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करेगा इंसान। ठीक है, आज इंसान केमिकल्स का, हर्बिसाइड्स का बहुत कम यूज़ करता है, तणनाशक बोलते हैं उसको हिंदी में, तणनाशक। ठीक है, बहुत कम यूज़ क्यों करता है? इसका कारण है कि अगर वो ज़्यादा यूज़ करेगा तो जो उसके क्रॉप है वो मर जाएंगे। ठीक है, जो उसको ग्रो करना है, जैसे उसको मान लो मेज प्लांट ग्रो करना है, उसको मान लो अदर कोई प्लांट ग्रो करना है, ऑरेंज वगैरह वॉटेवर, तो वो प्लांट मर जाएंगे। अगर वो ज़्यादा हर्बिसाइड यूज़ करता है तो वो प्लांट भी मर जाएंगे। तो वो कम हर्बिसाइड यूज़ करता है, कम केमिकल यूज़ करता है, और प्रोडक्टिविटी अच्छी आती है। ठीक है, अब अगर ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोड्यूस हो गया हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, मतलब वो हर्बिसाइड पे उसका, मतलब हर्बिसाइड का उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, हर्बिसाइड का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो अब किसान क्या करेगा कि भाई उसको पता है कि मेरे प्लांट जो है उस पर तो ये जो स्प्रे मैं कर रहा हूँ केमिकल का, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो तो मरने वाले तो सिर्फ फालतू के पेड़ है। तो वो बहुत सारा केमिकल यूज़ करेगा, और इतना सारा केमिकल यूज़ करने के कारण सॉइल में जो है, हम देखेंगे सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी। ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने से सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है। ठीक है, मतलब सॉइल उपजाऊ नहीं रहेगी, ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी। इसके अलावा सॉइल में जो माइक्रोब्स है वो किल होने लगेंगे। ठीक है, सॉइल में वाटर रुकना बंद हो जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे ज़मीन बंजर होने लगेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान हमको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ एनवायरनमेंट का भी नुकसान होगा ना। ठीक है, क्योंकि अनाज नहीं उगेगा, ड्राई कंडीशन रहेगी, तो बारिश में भी प्रॉब्लम आएगी, बारिश नहीं होगी, फिर अल्टीमेटली इकोसिस्टम अफेक्ट होगा पूरा पूरा, है ना। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। क्रॉप्स एंड फूड प्रोडक्शन में क्या होता है, वन एरिया ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द एडिंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स एंड रेजिस्टेंस टू स्पेसिफिक हर्बिसाइड। तो यहाँ पे बोला है कि हम ऐसे कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट प्रोड्यूस करते हैं जो कि पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट होते हैं और हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, दीज ट्रेट आर हेल्पफुल इन फूड प्रोडक्शन। ये ट्रेट, ये जो कैरेक्टर है, ये फूड प्रोडक्शन में फायदेमंद है। ठीक है, थोड़ा बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हर्बिसाइड के लिए रेजिस्टेंट है, तो भाई वो अच्छा ग्रो करेगा और फूड देगा हमको। ठीक है, लेकिन इसके आगे देखो, अलाउिंग फार्मर्स टू फ्यूअर केमिकल एंड ग्रो क्रॉप्स लेस देन आइडियल कंडीशन। तो ये फार्मर को हम देखते हैं कि आइडियल कंडीशन में फ्रूट और जो भी फ्रूट प्रोडक्शन है वो यूज करेगा, अलाउ करेगा। ठीक है, हाउएवर इसका नुकसान देखो क्या है, हाउएवर हर्बिसाइड यूज कुड बी इंक्रीज। हर्बिसाइड का यूज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उस केमिकल का यूज इंक्रीज हो जाएगा, केमिकल्स का यूज बहुत ज्यादा अंधाधुंध करने लगेंगे किसान। ठीक है, विच विल हैव लार्जर नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। इसके वजह से सराउंडिंग पे बहुत लार्ज और नेगेटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, और यही हमको यहाँ पे समझाना है कि भाई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इट्स ओके, उससे फूड प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, इट्स ओके, लेकिन आने वाले टाइम में क्या वो उतना ही बेनिफिशियल होगा? तो वही हमको बायोएथिक्स में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्सो अनइंटेंडेड हाइब्रिड स्ट्रेन ऑफ weeds and other plant can develop resistance to these herbicide through cross pollination। तो यहाँ पे बोला है कि हमको जिस प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाना था उसको तो हमने बना लिया। ठीक है, फिर हमने इतना ज़्यादा हर्बिसाइड का यूज़ किया कि कोई जो छोटी मोटी वीड्स थे, छोटे मोटे प्लांट्स जिनको हमें किल करना है, उसने रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है वीड के लिए। रेजिस्टेंस यानी हर, देखो हर इंसान में या हर एनिमल पे या हर प्लांट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ में हैं, उनमें एक कैपेबिलिटी होती है अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन यानी वो जो कंडीशन उनको रेगुलर मिलती है ना, उसको वो अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप आज फॉर एग्जांपल इंडिया में रह रहे हो, गर्म कंडीशन, गर्म सिचुएशन में है हम, गर्म कंडीशंस में, गर्म टेम्परेचर में। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इजीली रहना हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी ने उस तरीके से खुद को अडेप्ट किया है। ठीक है, अगर आप आज ही जाके साइबेरिया में, लंदन में जाके बस जाते हो, लंदन और साइबेरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे बस जाते हो, तो आपको शुरू के 6 महीने बहुत प्रॉब्लम होगी। शुरू के 6 महीने यू विल नॉट एबल टू सर्वाइव और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, बट धीरे धीरे आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को भी अडेप्ट कर लेगी और आपकी बॉडी उस टेम्परेचर पे भी इजीली सर्वाइव करेगी। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, अगर हम वीडीसाइड्स बहुत रेगुलर क्वांटिटी में डालते जा रहे हैं ज़मीन में, हमारे प्लांट तो भाई वीडीसाइड रेजिस्टेंट है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। ठीक है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट है, मतलब हमारी प्लांट जो हमने ग्रो की है, जैसे क्रॉप, जैसे मेज का प्लांट जिससे हमें फूड प्रोडक्शन चाहिए, हमारे प्लांट तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन हम डेली हर्बिसाइड डालते जा रहे हैं, डेली वो केमिकल डालते जा रहे हैं सॉइल में। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर आपको बताऊँ तो ये हमारा एक फार्मलैंड हो गया, दिस इज द फार्मलैंड। ठीक है, इसमें हमने कुछ पेड़ लगाए जो कि हमारे काम के पेड़ है, ये हमारे काम के पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ जो है ये काम के पेड़ है, और ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट यानी केमिकल डालेंगे तो इनको कुछ नहीं होगा, मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जीएमओ। ठीक है, और कुछ दूसरे भी पेड़ है जो कि हम देख रहे हैं कि जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये छोटे मोटे ऐसे पेड़ है जो हमें नहीं चाहिए, घास फूस या जो छोटे मोटे होते हैं ना फालतू के पेड़,
वो हमें नहीं चाहिए। तो उनको मारने के लिए हम क्या करेंगे, रेगुलरली इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे अपना जो भी केमिकल होगा, रेगुलरली अपना केमिकल हम इस पर स्प्रिंकल करते जाएंगे, ठीक है। तो रेगुलरली इस पे स्प्रे करते जाएंगे हम हर्बिसाइड, और उससे क्या होगा, रेगुलर हर्बिसाइड स्प्रे करने के कारण, रेगुलर आ रहा है वो, ठीक है। जैसे मैंने बोला था 6 महीने तक तो तुमको प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन उसके बाद अडेप्ट कर लोगे तुम। तो यहाँ पे ये जो वीड्स है ये भी अडाप्ट कर लेते हैं, यानी क्या कर लेते हैं, ये कुछ ऐसी स्ट्रेन डेवलप कर लेते हैं, ऐसी वेराइटी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, ऐसी वेराइटी डेवलप कर लेते हैं जो वेराइटी अब हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, इस वेराइटी को कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अनवांटेड, अनइंटेंटेड, जो जिसमें हमें जिसको प्रोड्यूस नहीं करना था, ऐसी भी वेराइटीज प्रोड्यूस हो जाती है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, राउंड अप रेजिस्टेंस वेराइटी डेवलप की गई है। देखो राउंड अप रेजिस्टेंस वेराइटी, ये आपको नीट में एमएसटी सीटी में पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। राउंड अप रेजिस्टेंस वेराइटी डेवलप की गई है सोयाबीन की, ठीक है, जो कि राउंड अप नाम का एक जो केमिकल होता है जिसमें फॉस्फोग्लाइकोलेट ऐसा समथिंग केमिकल होता है, तो वो जो केमिकल है उसको एज अ हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसको राउंड अप केमिकल बोलते हैं, राउंड अप केमिकल, ठीक है, उसको एज एन हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो सोयाबीन है उसके ऊपर आप कितना भी वो केमिकल छिड़को, कितना भी राउंड अप छिड़को, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंट है सोयाबीन। तो इस तरीके से हम मतलब रेजिस्टेंट, ऐसी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट भी डेवलप हो सकते हैं जो कि आगे जाके किसी भी केमिकल को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, और आपका केमिकल पूरा वेस्ट हो जाएगा सॉइल में, और सॉइल की सिर्फ फर्टिलिटी लूज करेगा और कुछ नहीं। तो एक तरीके से ये नुकसान ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लांट, ठीक है। दूसरा, इफेक्ट्स ऑन अनटारगेटेड स्पीशीज, ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, जैसे हमने बोला बीटी कॉटन, ठीक है। यहाँ पे देखो बीटी कॉर्न, बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis कॉर्न, बैसिलस thuringiensis कॉटन, ये जो प्लांट है इसके पास अपने खुद के पेस्टिसाइड है। आपको पता है इसमें क्राइजीन होता है बीटी में, बीटी यानी बैसिलस thuringiensis के बॉडी से हम कौन सा जीन निकालते हैं, क्राइजीन निकालते हैं, और ये कौन सा प्रोटीन बनाता है, क्राई प्रोटीन बनाता है। और ये प्रोटीन जैसे ही इंसेक्ट के बॉडी में जाता है, इंसेक्ट की गट को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इंसेक्ट की गट को ब्लॉक कर देता है, फूड स्टारवेशन के कारण वो मर जाता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को हमें मारना था, हमें एक मॉथ को या हमें कैटरपिलर को मारना था, ठीक है। तो कैटरपिलर तो मर ही रहा है, वो इंसेक्ट जिसको हमें मारना था वो तो मर ही रहा है, लेकिन जो अनटारगेटेड था, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो पॉलिनेशन करता है, फॉर एग्जाम्पल एक बटरफ्लाई है, मोनार्क बटरफ्लाई, देखो यहाँ पे मोनार्क बटरफ्लाई एक बटरफ्लाई है जो कि पॉलिनेशन करती है प्लांट्स का, मतलब जो कि पोलन ग्रेन को यहाँ से वहाँ ले जाती है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई तो हमारे लिए यूजफुल है ना भाई, बट इसको भी, इस बटरफ्लाई के लार्वा को भी ये खत्म कर देता है बीटी कॉर्न, ठीक है। तो अनटारगेटेड स्पीशीज भी यहाँ पे टारगेट हो रही है, जिसको हमें टारगेट नहीं करना था वो भी टारगेट हो रही है। तो इस तरीके से हम देखते हैं अगेन एनवायरनमेंट को इफेक्ट हो रहा है, एनवायरनमेंट में से जो जो हमारे लिए बेनिफिशियल पॉपुलेशन है एनिमल्स की वो भी खत्म हो रही है। तो इस तरीके से ये भी हम बोल सकते हैं कि ये भी एक तरीके से बायो एथिक्स में इंक्लूड होता है, बिकॉज कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स की वजह से हमारे एनिमल्स को नुकसान हो रहा है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की वजह से सॉइल को नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ हमने देख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ पे बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे बायो पायरेसी के बारे में और बायो पेटेंट के बारे में, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ चैनल को, वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, ठीक है। और बस ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।